अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे ये 15 या 16 चैप्टर्स जो हैं टोपोलॉजी के। सबसे पहले इनकी जो बेसिक है हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में हमें बताया गया है सेट और रिलेशन के बारे में। मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको बताऊंगा, आप उन्हें नोट कर लें ताकि हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। और याद रखिएगा जो सेट है या रिलेशन है ये प्योर मैथमेटिक्स एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स के किसी भी बुक में स्टार्टिंग चैप्टर लिया जाता है, क्योंकि इसी की बेस पे सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं और टोपोलॉजी भी इसी पे बेस कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टोपोलॉजी को अच्छे तरीके से नहीं समझते, क्योंकि उनको वो बेसिक समझते हैं कि टोपोलॉजी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टोपोलॉजी है वो डिपेंड करती है सेट और जो बेसिक आपके ये 3 चैप्टर्स हैं इन पे। तो चूँकि स्टूडेंट की जो बेसिक ये 3 चैप्टर्स वीक होने की वजह से वो टोपोलॉजी को अच्छा नहीं समझते और उनको समझ नहीं आती और वो उनकी एक यानी कि मिसलीडिंग होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज़ इनको नोट कीजिएगा। चूँकि टोपोलॉजी जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसमें आपने किसी को एक बात बतानी है। और बेसिकली मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है जो रिलेशन प्रोड्यूस करती है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द ऑब्जेक्ट्स। मीन के आप इंसान जो है जब बात करता है किसी बेजान चीज़ के साथ, किसी मशीन के साथ, तो ज़ाहिर है हमें किसी ज़बान की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो अब ये जो मैथमेटिक्स है ये ऐसी लैंग्वेज है, तो इसके लिए लैंग्वेज को लिखने और उसको पढ़ने या समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक जो टोपोलॉजी है इसकी मैं आपको इंटरेस्ट थोड़ी सी डेवलप कर दूं। आपको पता ना चाहिए जो कोर्स टोपोलॉजी है ये ऐसा कोर्स है कि इसको पढ़ाने का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को जो सबसे पहले जब पेयर मैथमेटिक्स नहीं था, लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में थे। असल में जो प्रॉब्लम थे ऐसे प्रॉब्लम जैसे x⁻5 प्लस, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, इसका सोल्यूशन हमें मिल चुका था, क्यूबिक का मिल चुका था, 4 पावर को हम सॉल्व कर लेते थे। जब x⁻5 आ जाती थी तो हर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता था। अब ये है कि जब हमने मशीन के साथ बात करनी है, किसी हार्डवेयर के साथ बात करनी है, तो डेफ़िनेटली हमारे लिए इशू ये था कि हम लोग मशीन को, चूँकि मशीन जो है वो आगे से बात तो कर नहीं सकती, उसको हमने बस अपनी बात समझानी होती है और अपनी बात के ऊपर चलाना होता है। फॉर दैट टारगेट हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू किया, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने सोचा, और उसकी बेस बनी जाके अब पेयर मैथमेटिक्स। जो जब पेयर मैथमेटिक्स आया तो ये जो कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि बेसिकली ये पेयर मैथमेटिक्स इंतहाई खूबसूरत कोर्स है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आप मशीन के साथ आप बात करना चाहते हैं, तो आप मशीन को सपोज़ कि मैं मशीन से कहता हूँ येस, तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं मशीन को येस ही कहूँ, मैं मशीन को येस का मतलब मैं उसे किसी भी इशारे से दे सकता हूँ। तो मेन ये कि हम जैसे आप लोग पढ़ते थे जो एक मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम कहते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन पेयर मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 0 भी हो सकता है, 2 + 2 = 3 भी हो सकता है, 2 + 2 = 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम अगली चीज़ को क्या बताना चाहते हैं। ऐसे ही कोडिंग लैंग्वेज आप देखते हैं, जैसे कि देखते हैं आर्मी में आप वगैरह अप्लाई करते हैं, कमीशन वगैरह अप्लाई करते हैं, या फिर आपको कोई एक कोड वर्ड दिया जाता होता है जिसके कोई मीनिंग होते हैं, अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं। तो वो जो कोड वर्ड होता है असल में उसका मतलब तो वो नहीं होता, लेकिन ये कि उससे खुद वो मतलब निकाल लेते हैं, तो दैट इज़ पेयर मैथमेटिक्स है वो। यानी कि हम पेयर मैथमेटिक्स में हम एक बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपना एक तरीक़ाकार बना लेते हैं, अपने एक लॉजिक बना लेते हैं, और वो लॉजिक ऐसे होते हैं जो पेयर मैथमेटिक्स कम्प्लीटली फॉलो करता हुआ हम किसी भी मशीन को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो पेयर मैथमेटिक्स की तरफ आती है। तो मैं यहाँ पे अभी टॉक करूँगा चूँकि टोपोलॉजी के ऊपर। तो सेट जो है बेसिकली सेट, हर चीज़ जो है मैथमेटिक्स कहता है कि दे आर बिल्ट विद नंबर्स। तो नंबर्स जो होते हैं उनको लिखना और उनके दरमियान जो रिलेशंस है वो हमेशा सेट से डिवेल्प होता है। अब आपने नोट करते जाना है, सबसे पहले सेट क्या होता है। तो आप कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को किसी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो मतलब कुछ सेट बन जाता है, और सेट को आपने छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बस कुछ पॉइंट बता दूँ। कैपिटल ABC से हम सेट को डिनोट करेंगे, छोटे ABC XYZ वगैरह से हम उसके एलिमेंट्स को शो करेंगे। एलिमेंट्स को जो है वो लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगह पे आपको नज़र आ रहा है कि P बिलोंग टू A। P बिलोंग टू A मीन टू से कि P जो है वो एलिमेंट है A का, लेकिन अगर एलिमेंट्स को हमेशा इस तरह लिखा जाता है
और इस तरीके से जो एक सेट दिया गया है ए में दिया गया AEIOU जो कि वावल्स दिए हुए हैं, तो ये एक सेट है और बाकी जो है उसके एलिमेंट हैं। इसी तरीके से सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। आपको तीनों का पता हो, सेट बिल्डर नोटेशन होती है, टेबुलर फॉर्म होती है और एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो आपसे कोई पूछता है सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, आपने कहा 3 तरीके हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम 3 तरीक़ों से क्यों लिखते हैं, एक तरीका काफ़ी नहीं है क्या? याद रखिए कि एक तरीका काफ़ी इसलिए नहीं है कि जैसे कि हम तो कुछ केस में, जैसे कि आपको पता है रैशनल नंबर को हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इर्रेशनल नंबर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसको जो है ना टेबलेटेड फॉर्म में लिखना नामुमकिन है, तो मतलब मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है, तो उसको टेबलर फॉर्म में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना आसान होता है। तो हम इसलिए तीनों तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि अगर एक नहीं लिख सकते दूसरे से लिखते हैं, दूसरा नहीं तीसरे तरीके किसी एक से लिख लेते हैं। तो ये जो है अगर हम आपको लगे कि आप लोग एक मैथमेटिशियन हैं, आपको पता है इस बात का कि जब आप कोई चीज़ जब नहीं उसका कोई हल मौजूद तो आप उसका सलूशन निकाल के ले आते हैं, मतलब कि उसका कोई अदर ऑप्शन, यानी कि आपको अगर कोई ऐसा सेट मिलता है जो इन तीनों तरीक़ों से नहीं मेंशन हो सकता तो आप फोर्थ वे निकाल सकते हैं। लेकिन ये कि हर सेट को हम 3 तरीक़ों में से किसी एक से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 1.1। एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि -6 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है नॉट एलिमेंट ऑफ बी को कैसे, 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 3 इज़ एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल 1 में समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई चीज़ उसका एलिमेंट है या नहीं है। अब उसके बाद एग्जांपल 1.2 में आपसे को पूछता है कि इंटरवल जो होते हैं क्या इंटरवल सेट होता है? तो याद रखें कि इंटरवल जो होता है बेसिकली उसके अंदर नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, लेकिन ये कि सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दिस इज़ इंटरवल। अब इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से दोनों साइडों से ओपन, दोनों साइडों से क्लोज, एक साइड से ओपन दूसरी से क्लोज और एक से क्लोज दूसरी से ओपन। तो ये लिखने के इसके आपसे को पूछता है इंटरवल। और इंटरवल क्या होता है? बेसिकली इंटरवल जो होता है वो पार्ट होता है रियल लाइन का, ये आपको पता हो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जांपल 1.3 में आपको समझाया गया है कि जो ई दिया हुआ है, एफ़ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, इसमें ई एफ़ जी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि ई जी एफ़ जो है वो तीनों एक दूसरे के, ऑब्जर्व दैट द सेट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द वे विच इज़ द एलिमेंट आर डिस्प्लेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं, तो ज़ाहिर है जी सेट में वही एलिमेंट मौजूद हैं, और जो ई सेट है आप उसे अगर गौर से देखें तो इस सेट में आपको कहा गया है, यहाँ एक कंडीशन दी होगी कि एक्स के लिए आपको क्या पुट कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होप्स हो कि ये इसको हल करें तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि सेट जो है ज़ाहरी तौर पे आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हों, लेकिन शायद कि वो एक जैसे हो सकते हैं। उसके बाद है फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये आपको पता हो। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट हो। उसके बाद है सब सेट क्या होता है या सुपर सेट क्या होता है। सब सेट को लिखा कैसे जाता है, आप देख रहे हैं ए सब सेट है बी का है, बी सुपर सेट है ए का, तो यानी कि सब सेट वो होता है। अच्छा, सब सेट दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर सब सेट होता है, एक इम्प्रॉपर सब सेट होता है। ये दो तरह की नोटेशंस होती हैं। ए सब सेट है बी का मीन कि ए लाजमी छोटा है बी से, लेकिन अगर इसके नीचे एक लाइन भी लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है ए छोटा है बराबर है बी के, तो ये सब सेट के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, मैंने चूँकि टोपोलॉजी की तरफ लेके जाना है आपको, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे एक एग्जांपल 2.2 में वो आपको समझाना चाहता है कि नेचुरल नंबर सब सेट होते हैं इंटीजर का, और इंटीजर सब सेट होते हैं रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर सब सेट होता है रियल नंबर का। होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन है थ्योरम 1.1 है। यहाँ पे आपसे ये कहा जाता है कि अगर ए जो है वो सबसेट है ए का, इफ़ ए सबसेट है बी का, ए बी सबसेट है ए का, दैट्स मीन कि ए इक्वल टू बी होगा। यानी कि आपसे कहा जाता है कि अगर एक दूसरे से छोटा और दूसरा पहले से छोटा है, इट्स मीन दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल एंड नल सेट की बात करें। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसकी आपको डेफिनेशन पता हो, एक ऐसा सेट जिसके अंडर कंसिड्रेशन जितने भी सेट दिए हुए हों वो क्या हों कि बाकियों से बड़े हों। स्टूडेंट ड्यूरिंग द बीएड, जैसे कि मैं क्लास अटेंड कर रहा था बीएड की क्लास में, तो वहाँ पे ये होता है कि एक हम में से एक स्टूडेंट उठ के जाके सेट के ऊपर वो अपना लेक्चर दे रहा होता है। तो वहाँ पे जाके उसने जो सेट लिए होते हैं, ए एक सेट लिया हुआ है, दूसरा बी सेट लिया हुआ है, तीसरा यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है। अच्छा, वो काफ़ी देर समझाता रहा ये होता है वो होता है, लेकिन उसने जो यूनिवर्सल सेट था वो ए और बी से छोटा लिखा हुआ था। मतलब जो इससे समझाने की बात मैं यहाँ पे ये मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
आप लोगों को पता हो कि आप चूँकि एक मैथमेटिशियन है, आपको इस बात का पता हो कि यूनिवर्सल सेट जो होता है हमेशा जो अंडर कंसंट्रेशन सेट होते हैं, मतलब वो जो सेट आप जिनको ले के यूनिवर्सल सेट उन दोनों से हमेशा बढ़ा लेते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। मतलब ये कि अगर ए में 1 2 दिया हो और बी में 3 4 हो, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 कम से कम उसके अंदर ये होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये चारों एलिमेंट उसके अंदर होंगे ही होंगे। उसके बाद जो है आपको इनका फ़र्क पता हो, और थोड़ा सा आप में थोड़ी सी एबिलिटी होनी चाहिए कि सेट को जो है ना इवन सेट, आर्ट सेट, एम्प्टी सेट और जो है इनको लिखने का तरीका। एग्जाम्पल 3.3 में दिखाया गया है कि लेट बी इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 कंटेन 1 एलिमेंट। आप याद रखिएगा, जैसे कोई बंदा आपसे पूछ बैठता है कि असल में एम्प्टी सेट को लिखने दो तरीके होते हैं, या खाली 5 डाला जाता है या ब्रैकेट। लेकिन अगर 5 भी डाल दिया जाए, ब्रैकेट भी डाल दी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गलत लिख दिया है। इट मीन के 5 आ गया तो इसका मतलब है उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है। तो उसके बाद है यहाँ पे क्लास है, कलेक्शन है, एलिमेंट और स्पेस, कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हैं। यहाँ पे आपको बात की है उसने फैमिली, क्लास, कलेक्शन, फैमिली और इस तरह के वर्ड्स हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एग्जांपल देखें 4.1 द मेंबर ऑफ द क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 3 2 5 6 और इस तरह आर द सेट ऑफ 2 3 2 एंड ये। तो आपको पता हो कि ये जो सेट दिए हुए हैं इनमें से इनको मेंबर कहा जाता है। मेंबर जो है, जो जैसे आपसे कोई कहता है कि क्या इस सेट का 2 मेंबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। मेंबर जो होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर एक पूरा जो है, यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि इसके मेंबर बताएं, तो इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यानी 2 3 विद ब्रैकेट मेंबर हैं। इससे आपको 9th में या फर्स्ट ईयर में ऐसा सवाल पूछा जाता था। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या 5 इसका मेंबर है, तो आप कहते हैं नहीं, 5 अकेला नहीं है, 5 सीज और विद करली ब्रैकेट मेंबर हैं। तो मेंबर्स क्या होता है, इसके करली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो खुद बजाते खुद सेट्स हैं। उसके बाद जो है पावर सेट निकालना आपको आना चाहिए। पावर सेट का फार्मूला आना चाहिए। आपको पता है पावर सेट का फार्मूला इसने दिया हुआ है। एग्जांपल 2.4 में 2 पावर ए, 2 पावर ए मीन के ए के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हों उनकी पावर ले लो। ये फार्मूला हमेशा याद रखें। 2 पावर, जैसे एक सेट है उसके अंदर मिसाल के तौर पे 4.1 में एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट हैं। इन तीनों का मतलब कि इसके अगर पावर सेट लें तो इसके सब सेट की तादाद, यानी टोटल सब सेट की तादाद को पावर सेट कहा जाता है। 2 की पावर 3 8 बनेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके एग्जैक्ट डिजिट। उसके बाद सेट के ऊपर कितनी तरह के ऑपरेशन होते हैं नोट कर लें। 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। यूनियन लिया करते हैं, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जो होता है 3 तरह के होते हैं। वेन डायग्राम जो है आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। मैंने जो है मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैंने चूँकि टोपोलॉजी की तरफ जाना है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, यानी आपसे ये बहुत अहम सवाल होता है, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सेट। प्रोडक्ट ऑफ सेट को आपने छोटी क्लासों में कार्टियन, जिसको आप पढ़ा करते थे कार्टियन प्रोडक्ट, उसी को प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है क्या 2 सेटों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप कहेंगे येस वी कैन मल्टीप्लाई 2 सेट। और उनको जो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वो आपको पता है कार्टियन प्रोडक्ट, जो कि हम मैट्रिक्स से सीखते आए हैं। इसको रिवाइज़ कर लें अगर आपको कोई मसला है, ताकि तो कार्टियन प्रोडक्ट को लिखने का पता हो। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल 6.1 में वो कह रहा है कार्टियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। 6.2 में आप जाके देखें ए और बी 2 सेट दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी करके। उसने एंगल की टाइप की ब्रैकेटों के अंदर डाल दिए हैं। आप एंगल की टाइप की ब्रैकेटों में डालें या छोटी ब्रैकेट में डाल लें, किसी में भी डाल लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी ऐसे लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है, चूँकि मैं फिर आपको बताता चलूँ, मैंने सिर्फ आपकी बेस डेवलप करनी है अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। तो याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके बेस के ऊपर हम पूरी टोपोलॉजी करेंगे, और आपने इनको क्लियर करना है। मेरी तमाम तरह की वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस वक्त चूँकि मेरा फोकस नहीं है किसी एक पॉइंट के ऊपर, मेरा फोकस सिर्फ टोपोलॉजीज़ पे है, तो मैं इसलिए बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी बेसिक वीक होती है 9 से 6 से, यानी उनके सेट वाले, तो उसको ठीक कर लें। इसके बाद देखें A1 A2 अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो, जैसे A1 क्रॉस A2 IM, आपसे कोई कहे कि इसको लिखते कैसे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है पाई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to m। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा, जब कैपिटल पाई हम लिखते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। समेशन जब डाला करते हैं तो इसका मतलब सम होता है। तो आपको पता हो कि पाई जो कैपिटल पाई होता है उसके क्या मतलब होते हैं। उसके बाद होता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन नाम से ही ज़ाहिर है, बाइनरी मीन के 2 के दरमियान रिलेशन। ए रिलेशन बी, ए डज नॉट रिलेशन बी, इस तरह का अगर कोई अलामत दिखी हो, आपको थोड़ी बहुत समझ हो रिलेशन के ऊपर, इसके ऊपर मेरी मज़ीद वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लीज़ उनको देख लें।
अब इसी तरीके से A क्रॉस B इसका इन्वर्स वगैरह निकालना आप लोगों ने वीडियो से देख लेना है। अगर कोई उसमें इशू आ रहा है तो मेरी तमाम तरह की वीडियोज़ यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है, जो अपने ही साथ जो A क्रॉस A करें या B क्रॉस B करें, अपने ही साथ जो रिलेशन बनाया जाता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। एक तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं जो कि ज़रूरी होंगी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। यहाँ पे इस बंदे ने एक नोटेशन दी हुई है, देखें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसने A लिखा हुआ और A को उसने शो किया है X और AX बिलोंग टू R, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। यहाँ पे जो नीचे जाके तो कहीं पे मुझे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, फिर चला गया है। ओके, वो टॉपिक मुझे अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अब डेफिनेशन है A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन का मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। आपने कहा कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले E1 कहा जाता है, फिर E2 और A3। आपसे को पूछता है इक्विवेलेंस रिलेशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कहते हैं 3। पहली होती है जिसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, ए वो R से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा जो है AB अगर R से बिलोंग करता है तो BA R से बिलोंग करना चाहिए। और तीसरी जो है AB अगर R से बिलोंग करता है, BC भी अगर R से बिलोंग करता है। तो इन प्रॉपर्टी को पहली जो होती है उसको सिमेट्रिक कहा जाता है, दूसरी को ट्रांजिटिव और तीसरी को एक इसके प्रॉपर्टी का नाम शायद नीचे लिखा हुआ है। E1 को जो है हम सिमेट्रिक कहते हैं, E2 को हम ट्रांजिटिव कहते हैं और E1 को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, E2 को हम सिमेट्रिक कहते हैं और E3 को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप कहते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव, जिसमें अपने आपके साथ जो है रिलेशन बनाया जाता है फिर एलिमेंट का, और दूसरी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक और तीसरी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जस्ट मैं आपको ये रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि ये हो कि आपका यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यू लिखी है और इसका मीनिंग क्या लेंगे हम लोग, कि हम कहेंगे कि यहाँ पे फॉर एवरी A बिलोंग टू A बिलोंग टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं A जो है वो B के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A B जो है वो बिलोंग करता है R से। अब हम कहते हैं नीचे तीसरी प्रॉपर्टी में इफ़ A स्क्वायर ब्रैकेट में A नॉट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B देन A एंड B आर एडजॉइंट। यहाँ पे A और B एडजॉइंट होंगे। ये थोड़ा सा आपको नीचे जाके तो इनकी समझ आएगी थ्योरम 1.4 की। और यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से। थ्योरम जो है 1.5 इसको देखें। लेट R बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन A देन द कोशेंट ऑफ A R इज़ पार्टीशन ऑफ A। अब यहाँ पे इसका जो कोशेंट आ रहा है वो पार्टीशन ऑफ A, नीचे जाके आप इसमें समझें तो एग्जांपल 8.3 में दिया गया है R5 इज द रिलेशन इन Z देन सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाई X इक्वल टू Y मॉडुलो 5। यहाँ पे जो समझने की बात है, आप देख रहे हैं E0 को हमने क्या किया है, इसको इक्विवेलेंट टू -10 रखा है, -10 से उसे -5 और फिर 0 और 5 इस तरफ हम लेके इसे जा रहे हैं। नीचे वाले को देखें तो उसमें हमने 9, 4, 1, 6 इस तरह लिखा है और ये सारे रिलेशन है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि आपसे को पूछता है कि यहाँ पे उसने इक्विवेलेंस रिलेशन कोशेंट पार्टीशन को डिफाइन करता है। आपसे को पूछे पार्टीशन का क्या मतलब, पार्टीशन के 2 मीनिंग होते हैं, 2 चीज़ें हो तो पार्टीशन होती है। नंबर 1, जो गिवन सेट होते हैं उनका यूनियन लें, जो गिवन सेट होते हैं उनका यूनियन लें तो टोटल सेट आ जाए जिसके वो पार्ट होते हैं, और उनका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आ जाए। पार्टीशन की ये 2 खूबियाँ होती हैं। उसके बाद जो है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या चीज़ है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, यानी 2 रिलेशन को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, उसको हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कहते हैं। नीचे जाके आपको दिखाया गया है A क्रॉस B, ये चूँकि हम मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, शायद वहाँ पे नाम नहीं पता होता आपको, लेकिन A क्रॉस B वगैरह इसी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। उसके बाद जो है नीचे भी कुछ फंक्शन को कंपोज किया गया है और आपस में रिलेट किया गया है। नीचे जो है इस बुक पे सॉल्व क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये आपका जो है ना टोटल मूव करते हुए मैं एट द एंड जाके आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर करवाऊँगा आपको मैं, यानी जो आपके यहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं ये तमाम सॉल्व प्रॉब्लम है, आपने इनसे घबराना नहीं है। दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। अब देखिएगा पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। नंबर 1 आपसे को पूछता है कि सेट कितनी तरह, सेट क्या होता है, तो आप कहते हैं उसे
नंबर्स को हम कलेक्ट करके किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको सेट कहा जाता है। सेट को कैपिटल ABC से ज़ाहिर किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को या तो नंबर्स लिख के या ABC स्मॉल में लिखा जाता है। फिर आपसे अगर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, आपका जवाब होता है 3 तरीके हैं। फिर सेट के ऊपर कितनी तरह के ऑपरेशन होते हैं, 3 तरह के। फिर कार्टियन प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकें। पावर सेट कैसे लिया जाता है आप ये बता सकें। एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है ये बता सकें। सब सेट जो होते हैं उनकी कितनी टाइप है, यानी प्रॉपर सब सेट और इम्प्रॉपर सब सेट, इनका डिफरेंस पता हो आपको। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ये आपको पता नहीं चाहिए, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन का पता हो आपने लिख लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, दूसरी को सिमेट्रिक और तीसरी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये जो है ओवरऑल आपको प्रॉपर्टीज़ का पता आना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना प्रोडक्ट के तौर पे कैपिटल पाई को लिखा जाता है। जिस तरह सम में सम का सिंबल ऐड के दरमियान में वो समेशन का सिंबल डाला जाता है, प्रोडक्ट के लिए हम लोग कैपिटल पाई यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछले चैप्टर में देखी हैं। ओवरऑल आप इन्हें थोड़ी देर के लिए नोट कर लें। ये 20 या 22 मिनट या जितने का भी लेक्चर है प्लीज़ इसे नोट करें अगले लेक्चर पे, ताकि आप जब जाएंगे तो आपके की पॉइंट आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।